राम राम दोस्तों, मैं राकेश कोचर आप सभी का आज की ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में हम साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो समझ चुके थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यूशन में आगे बढ़ाते हुए साधारण ब्याज पर और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो आज जो मेन हमारा साधारण ब्याज पर जो क्वेश्चनों का सिलसिला होगा वो होगा कि यदि कहीं पर दर में अंतर मिले या समय में अंतर मिले या फिर प्रिंसिपल में अंतर मिले अर्थात मूलधन में अंतर मिले तो उस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से टैकल करेंगे, उनका कैसे सामना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यही था। अब एक बात को गौर करना, सपोज आपको कहीं पे दो चीजें दी हुई हैं। एक तो आपको दिया हुआ है P1, मतलब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने A से 10,000 रुपए और B से 15,000 रुपए उधार लिए, और जो उधार लिए वो दर भी समान है और वो समय भी समान है। तो बताइए कि ये A को जितना ब्याज देगा, मतलब इसको जितना इंटरेस्ट देगा, SI1 बोल दूं मैं पहला इंटरेस्ट, और B को जितना इंटरेस्ट देगा इसका 15,000 का, उसको मैं बोल देता हूं SI2 साधारण ब्याज 2। इन दोनों में अंतर कितना होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले। अब इनमें देखो रेट भी सेम है दोनों की, टाइम पीरियड भी सेम है। हो सकता है यहाँ पे प्रिंसिपल सेम होता, रेट अलग हो जाती, हो सकता है दोनों सेम होते, टाइम अलग हो जाता। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो मान लेते हैं कि किसी केस में हम केस 1 लेते हैं, केस 1। अब ये केस 1 क्या है कि एक व्यक्ति दो प्रिंसिपल अलग अलग व्यक्तियों से उधार लेता है, एक तो P1 और एक P2। अब इसकी रेट भी समान है और इसका टाइम भी समान है। तो बताइए कि जो इसके साधारण ब्याज देगा ये इस केस में, और ये जो यहां पर साधारण ब्याज देगा, इन दोनों में अंतर कितना होगा। मतलब मुझे क्या पता करना है, मेरे को डेल्टा SI पता करना है। अब देखो, डेल्टा SI जब भी पता करना होगा तो पहला तरीका तो क्या होता है, डेल्टा SI मतलब SI1 पहला ब्याज निकालो माइनस दूसरा ब्याज जो भी आएगा उसको कर दो। देखिए करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, P1 RT अपॉन 100 माइनस P2 RT अपॉन 100। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सब कुछ देखो, R और T और 100 तो चीज़ें सेम है, तो मैं इनको अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा P1 माइनस P2 RT अपॉन 100। और अगर मैं P1 माइनस P2 को मैं बोल दूँ डेल्टा P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ये जो मुझे इंटरेस्ट में अंतर निकालना था कि भाई कितना अंतर होगा इन दोनों के साधारण ब्याज में, उसके लिए मैं अलग अलग ब्याज निकालूं। मैं केवल डेल्टा P ही निकाल लूं और RT से गुणा कर दूं तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। भाई यहाँ पे भी गुणा भाग तो करना है, आंसर आने को आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरी फटाक से आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ कि अगर केवल प्रिंसिपल में अंतर हो, मूलधन में अंतर हो, तो साधारण ब्याज में अंतर कैसे आएगा, डेल्टा P मतलब दोनों प्रिंसिपलों का अंतर P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 जो भी बड़ा हो, डेल्टा P इंटू R इंटू T बटे 100। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे P में अंतर था, अगर यहाँ पे P सेम होता, यहाँ रेट में अंतर होता, R1 R2 होता, तो यहाँ पे सब जगह क्या आ जाता, ये सब जगह सेम रहता। मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे R1 ये R2, यहाँ पे R1 R2 ये P हो जाता, और यहाँ पे डेल्टा R आ जाता और ये मेरा P हो जाता। तो मैं एक तरीके से इसको, ये वही तो हो गया P डेल्टा RT, उसी फॉर्म में लिखो तो बटे 100। तो अगर रेट में चेंज होता तो ये सूत्र क्या आ जाता मेरा, साधारण ब्याज में अंतर P इंटू डेल्टा R इंटू T बटे 100 आ जाता। और अगर यही चीज मेरे टाइम पीरियड में अंतर होती तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि साधारण ब्याज में जो अंतर होगा वो P इंटू R इंटू टाइम पीरियड में कितना अंतर रहा है वो होगा। लेकिन ये सब चीजें कब है, जब शेष दो राशियां सेम हो। जैसे इसमें R और T कांस्टेंट है, इसमें P और T कांस्टेंट है, इसमें R और P कांस्टेंट है, केवल एक बदलेगा। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो इस बात को जानते हैं, लेकिन जो नहीं भी जानते वो भी इस बात को समझ लें इन जो फॉर्मूलों पे आए हम इससे डायरेक्ट भी आ सकते थे। कैसे आ सकते थे, देखो ये सब पे एक एक घाते हैं, तो मैं इनको इस तरीके से कह सकता हूँ कि SI प्रोपोर्शनल टू P, SI प्रोपोर्शनल टू R और SI प्रोपोर्शनल टू
टी। और जब कोई चीजें ऐसी प्रोपोर्शनल होती है तो उनमें अंतर जो होता है डेल्टा एस आई, वो भी सामने वाले के जो अंतर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं इन्हें डायरेक्ट काम में ले लूंगा, नहीं पड़ी तो नहीं काम में लूंगा। पर समझने के लिए कि ऐसा होता है, आपने अगर कहीं देखा नहीं है तो एक बार के लिए ध्यान में रख लें। तो ये वही चीजें हैं, मैंने सिर्फ डेल्टा, डेल पी, डेल आर, जो डेल टी लिखा हुआ ये वही है। तो हमारे काम के ये फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है, जहां जो बदल रहा होगा उसके आगे डेल्टा लगा देना है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त ये तो सर वो चीजें हो गई कि जब एक एक राशियां बदल रही होगी, लेकिन अगर ऐसा केस आ गया कि जिसमें मेरा P1 और P2 भी अलग है, R1 R2 भी अलग है, केवल टाइम पीरियड सेम है, तब मैं कैसे करूंगा क्वेश्चंस को? आप क्वेश्चंस की टेंशन ना लें, अभी हम 2-4 क्वेश्चंस भी लेंगे उस तरीके के, तब पूरी कहानी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। अगर ऐसे केस आ गए तो देखो, करना तो यही साधारण ब्याज में अंतर, जब भी वो पूछेगा SI1 SI2, लेकिन यहाँ पे जैसे P1 P2 भी अलग है तो P1 P2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो R1 माइनस R2 है इसकी जगह ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये मेरे पास आ जाएगा P1 R1 माइनस P2 R2, ये कॉमन आ जाएगा, बाहर क्या बचा T बटे 100। अब ये PR का गुणनफल है ना, तो इसके अंतर को मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा PR इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो मतलब जिन दो चीजों में परिवर्तन हो रहा है उनका गुणा कर लो, फिर उनका अंतर कर लो, बाकी जो है उसको कॉमन ले लो, इस प्रकार से। तो इसी तरीके से मैं 2 सूत्र और लिख सकता हूं कि अगर साधारण ब्याज में कभी मुझे अंतर पूछा गया और P और R में परिवर्तन होता रहा, यह आएगा PR इंटू टी अपॉन 100 डेल्टा SI। अगर मेरा P कांस्टेंट रहा तो P इंटू R और T बदल रहा होगा तो पहले इनको गुणा करो फिर अंतर निकाल लेना 100, और डेल्टा SI अगर मेरा क्या कांस्टेंट रहा होगा R, तो R को कांस्टेंट ले लो, डेल्टा P इंटू टी। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है मैंने कि पहले गुणन करना है फिर डेल्टा मतलब बाद में अंतर निकालना है। ठीक है ना, और जब तीनों अलग होंगे तब तो साधारण सा सूत्र है ही सी, तो तीनों को गुणा करो, ब्याज निकालो, फिर माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई खासी बात नहीं है। बस एक बार इसका जिक्र कर लें कि ऐसे आया था ये फॉर्मूला, तो सहज अनुभव होता है जिनका मैथ से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तो मैं इनको रफ कर देता हूं। अब हम आ जाते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर, कुछ प्रश्न ले लेते हैं। तो मेरे पास एक प्रश्न है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। ठीक है, और वो जिस दिन पैसा उधार लेता है वो उसी दिन उस पैसे को 6/1/4 अर्थात 6.25% की दर से किसी दूसरे व्यक्ति को 2 साल के लिए उधार दे देता है। तो बताइए, इस जो इसने ट्रांजेक्शन किया इधर से उधर, इस दौरान उसको साधारण ब्याज में कितना फायदा हुआ, उसको लेन देन में कितना फायदा हुआ। मैं प्रश्न की इबारत को एक बार आपके सामने लिख देता हूं कि अपने शब्दों में लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ उसने, गिवन, उस व्यक्ति ने उधार लिया अमाउंट कितना, 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए उसने उधार लिया, कितनी ब्याज दर पर, R1 कितना, 4%, कोई दिक्कत नहीं है। कितने वर्षों के लिए, T बराबर 2 वर्षों के लिए। अब ये बोलता है कि इसी पैसे को ये व्यक्ति तुरंत, अब कितना पैसा हो गया, सेम पैसा है तो 5,000 उधार दे देता है, तो कितनी दर से, 6/1/4% की दर से, कितने समय के लिए, 2 वर्षों के लिए। P2 T2 कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, भाई देखो कम ऋण पे उधार लिया है तो, और ज्यादा ऋण पे उधार दे रहा है, तो मतलब यहां से ब्याज ज्यादा आएगा, यहां ब्याज कम जाएगा, तो इसको बीच में कुछ फायदा तो होगा। तो यही फायदा हमको पूछ रहा है कि इस लेन देन में उसे कितना फायदा हुआ। बैंकिंग भी तो यही करती है, बैंक सेक्टर सारे क्या करते हैं, आपसे आपका पैसा FD में करवाते हैं और आपको कम पैसा ब्याज का देते हैं, और वही पैसा वो किसी और को उधार दे देते हैं लोन पे, और उनसे ज्यादा ब्याज वसूल करते हैं। तो बैंकिंग भी यही करता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि तो इस लेन देन में इसको कितना फायदा होगा। अब देखो, इसमें दोनों केसेस में लेन देन में फायदा क्या, लेन देन में फायदा मतलब ब्याज में फायदा, ब्याज में फायदा मतलब इस केस का ब्याज निकालूं तो SI2 माइनस इस केस का ब्याज SI1, जो भी आएगा उसको कर दो माइनस, यही तो है, यही तो फायदा हुआ उसको। अब इस केस में देखो, क्या P सेम है क्या, यस सर P सेम है, और क्या सेम है, क्या T सेम है क्या, यस सर T सेम है। तो क्या बदल रहा है, केवल और केवल R बदल रहा है, R बदल रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि डेल्टा SI बराबर P डेल्टा R इंटू T अपॉन 100। भाई इसमें R ही तो बदल रहा है ना, तो डेल्टा R डायरेक्ट यहां से निकाल लो। तो ये सूत्र अभी हमने देखा था कैसे आया था, तो कर लेते हैं सब।
तो डेल्टा एस आई बराबर पी कितना है 5000 इंटू आर में अंतर कितना आएगा, आर में अंतर आएगा 4% माइनस, अब ये 6 से ही 1/4 है, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू टी कितना है 2 साल बटे 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया एक सब्जेक्टिव तरीका। ठीक है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है कि सर अगर ऐसे ही करना था तो फिर ऑब्जेक्टिव में ऐसे करेंगे तो समय तो बहुत व्यर्थ हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तरीका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखो ये कितने प्रतिशत पे ले रहा है 4% पे, और दे कितने प्रतिशत पे रहा है 6 से 1/4%, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें फायदा कितना हो रहा है, अगर ये 100 रुपए लेता बैंक से उधार तो यहाँ पे 4 रुपए ब्याज के देता और यहाँ पे 6.25 रुपए 6.25 ब्याज के देता, तो इसको फायदा कितना हो रहा है, 100 रुपए उधार लेने पे इसको 1 साल में फायदा हो रहा है 2.25 रुपए का। भाई 6.25 में से 4 घटा तो 2.25 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है ये 1 साल में, और लेकिन मेरा टाइम पीरियड कितना है 2 साल, तो 2 साल में फायदा कितना होगा इंटू 2, ये 2 साल में इतना फायदा होगा। अब ये तो 100 रुपए पे फायदा है, अगर ये 1 रुपया उधार लेता तो कितना फायदा होता, इतना होता, और अगर ये 5000 उधार लेता तो कितना फायदा होता इंटू 5000, 2 बिंदु से 2 बिंदी कट गई ये। अब इसको आप अगर लिखना चाहो 2.25 कितना होता है 2.25, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, यही तो है 2.25, 4 दूनी 8 और 1 9, तो इसको आप लिख सकते हो 9/4 इंटू 2 इंटू 50, काटा पीटी कर लेना जो हो जाए 25, और 25 नंबर 225, 225 रुपए का इसको फायदा होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी जिसे आप फटाफट कर सकते हैं, और ये पूरा सब्जेक्टिव तरीका था जैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें दिखने में इतनी भारी लग रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं जितना लिख रहा हूँ आपको उतने लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा ऐसे लिखेंगे, यार 100 रुपये अगर लेता तो 4 रुपये तो ब्याज के देता और 6.25 रुपये ब्याज के कमाता, तो कितने कमाता, ये कमाता 2 से 1/4, 2 से 1/4 मतलब 9/4, 9/4 रुपये कमाता कितने पे 100 रुपये पे, लेकिन कितने साल के 1 साल के, तो 2 साल के कितने हो जाएंगे, इसका डबल कर दो, तो ये 100 रुपये पे ब्याज था तो 1 रुपये पे कितना ब्याज हो जाएगा इतना, और 5000 रुपये पे कितना हो जाएगा 5000। आप सीधा बिना इबारत के ये वाला व्यंजक लिखेंगे जो आपको काटा पीटी करना है, और आप स्वयं जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ सहज अनुभव होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देख के घबराना मत कि ये तो इबारतें लिख रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, आपको ये कुछ नहीं लिखना है, ये मैं बताने के लिए कि आपकी चीज़ें जहन में उतर जाए, आपको आत्मसात हो जाए चीज़ें, इसलिए मैं बार बार बोल देता हूँ कि 100 रुपये पे इतना मिल रहा है तो 1 रुपये पे कितना मिलेगा 5000 रुपये, आपको सीधा ये व्यंजक लिखना है जब आप कंफर्टेबल फील करने लग जाएं। तो इसका आंसर आ गया 225 रुपये। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नया क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज दर से 10% वार्षिक से 12 सही 1/2, अर्थात साधारण ब्याज 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी 12.5 वार्षिक प्रतिशत कर दिए जाने पर एक व्यक्ति को उसकी वार्षिक आय में 1250 रुपए का फायदा होता है, मुनाफा होता है। तो बताइए इस व्यक्ति ने कितना धन उधार दिया है। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जिसने कुछ रुपए उधार दिए होंगे, ठीक है, मुझे नहीं पता। अब शुरू में उसने कितने प्रतिशत से दे रखे, 10% से। अब ये 10% से देता है तो इसको कुछ ब्याज मिलता होगा, मैं ऐसा ही बोल देता हूँ, ठीक है। अगर ये इसको बढ़ाकर 12.5% कर देता है तो इसको कुछ ब्याज मिलेगा, ऐसा ही 2। ऐसा करने पर ये जो अंतर आया, भाई ब्याज दर बढ़ाई तो ब्याज भी बढ़ा होगा, तो ये जो ब्याज बढ़ा तो इसको जो फायदा हुआ मतलब डेल्टा एस आई क्या होगा, बाद वाला ब्याज माइनस पहले वाला ब्याज। ये जो फायदा हुआ उसको ये 1250 रुपए का हुआ है डेल्टा एस आई। तो बताइए कि इसने कितना धन उधार दिया है, मतलब P बराबर पूछ रहा है टाइम पीरियड 1 वर्ष का दे दिया ना इसने, क्योंकि 1 वर्ष में ही फायदा बता रही है, ठीक है ना। तो बताइए ये कितना धन इसने उधार दिया होगा। तो पहले तो देखो P सेम है क्या, जो ब्याज यहाँ था मतलब जो मूलधन यहाँ था वही मूलधन यहाँ पे, केवल दर में परिवर्तन किया, यहाँ पे भी 1 साल के लिए, यहाँ पे भी 1 साल के लिए, और 1 साल का अंतर ही बता रहा है। तो यहाँ पे P भी सेम है, T भी सेम है, केवल क्या अंतर है R का। तो मैं कह सकता हूँ क्या डेल्टा एस आई बराबर P डेल्टा R इंटू T बटे 100, ये सूत्र लग जाएगा मेरा, कह सकता हूँ, लगा दो साहब। P मुझे पता नहीं है, डेल्टा R कितना, बाद वाला कितना 12.5, 12.5 माइनस 10, 12.5 माइनस 10 मतलब 2.5, भाई 12.5 मैं सीधा लिख देता हूँ इसको, 12.5 माइनस 10 मतलब 2.5, 2.5 मतलब 5/2, 5/2 इंटू T 1 वर्ष बटे 100।
अब ये डेल्टा एस आई कितना दे रखा है 1250, ठीक है। अब इसको काटापीटी कर लो, 5 के पहाड़े से 25 और ये 2 इसमें आके कितना हो जाएगा 200। अब इसको जब इससे गुणा करेंगे तो P बराबर 50,000, भाई 25 दूनी 50 और ये 3 0 50,000। तो कितना धन इसने उधार दिया होगा 50,000 रुपये, ठीक है। ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव अप्रोच। क्या सर हमको ऐसे ही करना है क्या, और कोई दूसरा तरीका नहीं है? कि दूसरा तरीका भी है, पर हमको बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए। मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, या तो ट्रिकें आप भूल जाते हैं, या ट्रिकें कई जगह पे ऐसी क्वेश्चन की इबारत होती है कि हमें फिट होती हुई नजर नहीं आ रही। तो हमें उसके बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए, ताकि अगर हमारे पास कई बार, भाई देखो हर बार ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा और आपके पास समय नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पूरा पेपर कर लिया, जितने आते थे वो क्वेश्चन कर लिए, अब समय बच गया। तो अगर आपके पास समय बच गया और आप बेसिक अप्रोच है तो 2-4 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपकी अपनी रैंक में आप बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है। अगर ये 100 रुपये उधार देता, कितने उधार देता 100 रुपये, 100 रुपये उधार देता तो कितने रुपए कमाता 10% वार्षिक से। और अगर जब 12% वार्षिक ब्याज दर कर देता है 12.5 ही कर रहा है ना, 12.5, तो कितने कमाता 12.5 रुपए। तो इसको 1 साल के ब्याज में अंतर कितना आया इसका, 1 साल के ब्याज में अंतर इसका आया 2.5 रुपए को मैं 5/2 लिख दूं, 5/2। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, मेरे को पी ज्ञात करना है। और जो हमको ज्ञात करना होता है हम उसको सदैव इधर लिखते हैं, जो पता होता है उसको सदैव इधर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर 2.5 रुपए का फायदा हुआ तो पैसे उधार दिए 100, अगर 1 रुपए का फायदा हुआ तो पैसे उधार दिए 100 बटा ये 5/2, 5 नीचे 2 ऊपर। और अगर फायदा कितने का हुआ 1250 का, 1250 का, तो कितने पैसे उधार दिए इंटू 1250, ये इससे काट दो 250 बार, 25 दूनी 50 और ये 5000, 50,000। तो यहाँ से भी आ गया कि दिया हुआ मूलधन जो उधार दिया था वो कितना था 50,000 रुपये। तो ये इसकी बेसिक अप्रोच है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको जितना मैं लिख रहा हूँ उतना नहीं लिखना है, आपको तो ऐसा समझना है क्वेश्चन को जब ऑब्जेक्टिव में आप करेंगे कि अगर 100 रुपये उधार देता तो कितना ब्याज कमा रहा होता वो तो 10 रुपये, लेकिन रेट 12.5 करती कितना ब्याज कमाता 12.5 रुपये। तो अधिक कितना कमाता 2.5 रुपये, 2.5 रुपये मतलब 5/2। अब देखो अगर 2.5 रुपये कमाता है तो उधार दिया हुआ धन कितना 100 रुपये। अगर 1 रुपया कमाता तो उधार दिया हुआ धन कितना रहता ये, और अगर 1250 कमा रहा है तो उधार दिया हुआ धन कितना 1250। इस व्यंजक को सॉल्व कर लेना है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार इन चीज़ों को इसलिए करता हूं ताकि आपके जहन में उतर जाए, क्योंकि मन ही मन इनको बोलना आवश्यक है, चाहे आप लिखे या ना लिखे। आपको तो डायरेक्ट ये व्यंजक लिखना है और अपने गुणा भाग करने हैं। तो इसका आंसर आ गया 1250। कुछ नहीं है, पुराने क्वेश्चन जैसा सिमिलर क्वेश्चन है। और भी जैसे यहाँ पे हमको दोनों जगह पे क्या रेट में चेंज दिखा था, हो सकता है आपको मूलधन में चेंज दिख जाए, हो सकता है आपको समय में चेंज दिख जाए। टेंशन लेने की बात नहीं है, सबका तरीका यही है। आप भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जैसे समय मिलेगा मैं आपका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो कुछ और क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों मेरे पास एक और प्रश्न है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उस प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न है कि किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज उसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने के साधारण ब्याज से 32.50 रुपए अधिक है, तो बताइए वह धन क्या है। ठीक है, इस इबारत को मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूं। उसने मुझे क्या दिया हुआ है, उसने मुझे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसा उधार दिया। ठीक है, अब पहले पैसा कितनी दर पर दिया R1 7/1/2% पर, कितने समय के लिए T1 15 माह। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस पर कुछ साधारण ब्याज आया होगा, मैं उसको बोल देता हूं SI1। ठीक है, अब ये बोल रहा है अगर उसी धन को कितनी प्रतिशत की दर से उधार दिया गया हो, अगर उसी धन को 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने के लिए, 12.5 वार्षिक दर से कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए उधार दिया गया हो, तो उस पर कोई ब्याज आया होगा। इसको SI2 लिख देता हूं। अब ये जो पहले वाला ब्याज था ये इस ब्याज से अधिक है। कितना अधिक है, तो मैं इसको लिख दूं SI1 माइनस SI2 बराबर 32.50 रुपए अधिक है, ये दिया हुआ है। तो बताइए ये जो उधार दिया हुआ धन था ये कितना था। प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न क्या है कि कुछ धन
इस दर से 15 महीने के लिए उधार दिया है तो उसका कुछ साधारण ब्याज है। अगर उसी धन को 12.5% की दर से 8 महीने के लिए दे देंगे तो कुछ साधारण ब्याज आएगा। पहले वाला साधारण ब्याज इस साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक है, तो बताइए मूलधन क्या होगा। पहले हम इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच पे आ जाते हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच पे क्या होता है, सब हमको क्या दिया हुआ है इसने, SI1 माइनस SI2 बराबर इतना। अब इस केस में देखो आपको P सेम है, R और T बदल रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि डेल्टा SI बराबर P सेम है ना, तो P डेल्टा R इंटू T, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या। पहले हमने क्वेश्चन करे थे, कह सकता हूँ। तो इसकी जगह लिख लो कितना, 32 और 32.5, इसको मैं लिख दूँ 32 दूनी 64 और ये आधा आधा 1 65/2 लिख दूँ इसको मैं। भाई अगर किसी को इसमें सहजता ना हो तो एक बार मैंने मैथमेटिक्स के बेसिक वाले वीडियोस डाले हुए हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, बोर्ड मास नियम, बड़ी बच्चों वाली चीज़ें, एक बार उनको देख लें, थोड़ा सहज अनुभव हो जाए। आती है तो बहुत अच्छी बात है। कितना धन उधार दिया है ज्ञात करना है। ये डेल्टा RT मतलब R1 T1 कितना है 7.5 और 15। अब देखो 7.5 को कितना लिख दूँ मैं, 15/2 इंटू टाइम है 15 मंथ, लेकिन मेरे पास दर क्या है वार्षिक, तो इसको मुझे बदलना पड़ेगा ईयर में। ईयर में बदलने के लिए मुझे 12 का भाग देना पड़ेगा। अब ये आ गया ईयर, ये गया ये 5 बार और ये गया 4 बार, तो इंटू 5/4 माइनस R2 T2। अब ये 12.5 मतलब 25/2 इंटू ये मंथ है तो इसको ईयर में बदलना पड़ेगा 2/3, इसको काट दो। अब क्या आ गया ईयर इंटू 2/3। समय ये ले चुका हूं मैं, R ले चुका हूं मैं, बटे 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसको सॉल्व करना है और आपका P आ जाएगा। जितनी भी कलाकारी करनी थी कर ली। अब ये तो है आपका तरीका कौन सा, सब्जेक्टिव। अब इस क्वेश्चन की हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, देखो मैंने ये रफ कर दिया है स्पेस के कारण। देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, हम हमेशा ये जानते हैं कि हम 100 रुपये पे गणना करते थे वार्षिक, तो हमें इजी हो जाता था। इसको मैं लिख दूँ सीधा का सीधा, 7.5 मतलब 15/2 और ये 12.5 मतलब 25/2। अब दर कितनी होती है, दर वही तो होती है कि एक साल में कितना पैसा मिला ब्याज का, वही तो है। तो अगर ये 100 रुपये उधार देता, मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले की, अगर ये 100 रुपये उधार देता तो इसको कितना ब्याज मिलता, इधर लिख देता हूँ मैं SI, ठीक है, इधर प्रिंसिपल। अगर ये 100 रुपये उधार देता है तो इसको ब्याज मिलता है कितना, 15/2। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, क्योंकि दर वार्षिक है। लेकिन ये कितने समय के लिए दे रहा है, 5/4 के लिए, तो इसको 5/4 के लिए कितना ब्याज मिलता, गुणा 5/4, तो यहाँ पे भी गुणा 5/4। तो यही तो करते थे हम, 1 साल का ब्याज इतना है तो 2 साल का कितना होगा, टाइम को गुणा करते थे। तो यहाँ पे मुझे 5/4 समय का चाहिए, तो यहाँ पे भी 5/4 का। अब ये 100 रुपये देता तो इतना ब्याज मिलता, ठीक है। अब ये ब्याज की गणना कर लो आप, ये कर लेते हैं हम, 15×5 = 75/8, कोई दिक्कत नहीं है। अब केस 2, इसमें भी इसको केस 1 कर लेता हूँ, इसको केस 2 कर लेता हूँ। अगर ये 100 रुपये ही उधार दिया होता तो इसको ब्याज कितना मिलता, 25/2, क्योंकि रेट वही है 25/2। कितने साल का, 1 साल का। लेकिन कितने समय के लिए दिया, 2/3 साल के लिए, तो 2/3 साल का ब्याज कितना होगा, यहाँ पे भी 2/3 करो, यहाँ पे भी 2/3 करो, काटा पीटी कर लो, ये 2 से 2 कट गया, 25/3 ये ब्याज आया। लेकिन ये जो दोनों चीजें आई है, ये क्या आई है, SI1 और ये SI2, और मुझे क्या दिया हुआ है, SI1 माइनस SI2 मुझे दिया हुआ है। तो एक तरफ तो मुझे चाहिए डेल्टा SI और मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है P। तो जिसको ज्ञात करना होता है उसको मैं राइट हैंड साइड लिखता हूँ, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा SI क्या होगा, SI1 माइनस SI2 मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ एक बार के लिए। डेल्टा SI कितना है, ये आया मेरा 75/8 माइनस 25/3। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 24, या फिर 8 × 3 कर दो, ये 3 इधर हुआ तो 75 225, या 8 इंटू हुआ तो -200, या इसको मैं लिख दूँ 25/24। तो डेल्टा SI आया मेरा 25/24। तो इस बात को गौर करना कि अगर 25/24 मेरा ब्याज का अंतर है तो उधार दिया हुआ धन कितना है, 100 रुपये। ये देखा मैंने माना था ये। अगर ये 1 रुपया होता अंतर, ये 1 रुपया होता तो ये पैसा कितना होता, ये उल्टा कर दूं मैं, 24 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। यही तो करते थे ना, बटा में लाते, और बटा के बट्टे जब होता है तो वो उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाता। और अगर ये अंतर मेरा कितना होता, 32.50, 32.50 मतलब इसको 65/2 लिख दूं मैं। अगर ये अंतर 65/2 होता, 65/2 होता, तो उधार दिया हुआ धन कितना होता, इंटू 65
बटे 2। अब काटा पीटी कर लेना जो भी हो जाए। देखो ये 5 के पहाड़े से 5 बार, ये 5 के पहाड़े से 13 बार, 13 बन जाए 65, ये 12 बार, 12 12 144, 156 00 बटे 5, 5 से काटो इसको, 5 तिया 15, 5 एकम 5 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 3120। ठीक है, तो ये आपका आंसर है कि उधार दिया हुआ धन कितना था 3120। अब फिर मैं कह रहा हूँ आप इतनी बार तो से कंफ्यूज ना हो, आपको हमेशा ये करना है कि यार अगर 100 रुपये उधार देता तो कितना ब्याज मिलता उसको 15/2, लेकिन 15/2 तो 1 साल का है, तो 5/साल का कितना ब्याज मिलता गुणा 5/4, आप सीधे यहाँ पर आ गए। ठीक है ना, ये तो इसका ब्याज हुआ। दूसरा, अगर 100 रुपये उधार देता तो कितना ब्याज मिलता 25/2, 25/2, लेकिन ये 1 साल का है तो 2/3 साल का कितना मिलता गुणा 2/3, ये आ गया। तो आपके दोनों ब्याज आ गए। अब उसने दिया हुआ है ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर, तो मैं भी ब्याज का अंतर निकाल लेता हूं। मैंने निकाल लिया ब्याज का अंतर, कितना आया 25/24। अब जो चीज पता होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, जो ज्ञात करनी है उसको राइट साइड पे लिखते हैं। तो अगर 25/24 ब्याज का अंतर होता तो उधार दिया हुआ धन 100 रुपए, अगर 1 रुपया ब्याज का अंतर होता तो उधार दिया हुआ धन 100 गुणा 24/25 को उल्टा करके लिख दिया। और अगर 65/2 अर्थात जो दिया हुआ है वही ब्याज का अंतर है तो उधार दिया हुआ धन, सीधे हम इस व्यंजक पे आ गए और उसको गुणा भाग कर लिया। मेरे इस क्वेश्चन की इबारत से आप कंफ्यूज ना हो, मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी है जो आपको नहीं लिखनी होती, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, ये गिवन क्या है ये सब चीज़ें नहीं लिखनी होती है आपको, तो केवल और आप केवल व्यंजक को आपको सॉल्व करना होता है। इवन आपको ये भी नहीं लिखना जो मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ आपको आत्मसात हो जाए, आत्मसात हो जाए, आत्मसात हो जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब मैं आपको बार बार जब भी मैं क्वेश्चन करवा रहा था, मैं आपको एक बार सब्जेक्टिव अप्रोच दिखाता जरूर था। क्यों दिखाता था, उसके कई कारण हैं। इस कारण को स्पष्ट करता है हमारा अगला क्वेश्चन। कई बार आपको प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जहां आपकी ट्रिकें या फिर जो आप शॉर्ट ट्रिक्स या फिर लॉजिकल अप्रोच से आप जो क्वेश्चन को छोटा कर रहे थे, गणना को छोटा कर रहे थे, वो यहाँ पर फिट नहीं हो पाती, और फिट भी होती है तो हमारी प्रैक्टिस में नहीं होती, तो हमें फटाफट याद नहीं आती। क्वेश्चन अगर हमेशा यूजुअल ट्रैक का ही आता रहा तो आप फटाफट कर लेंगे, लेकिन ट्रैक से थोड़ी सी भी उसकी इबारत इधर उधर हो गई तो आपके लॉजिक्स फटाफट उसमें फिट नहीं हो पाते, इसलिए हमको बेसिक अप्रोच हमेशा पता होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको बताएगा कि हर बार हमारी जो ट्रिक्स होती है वो हमेशा काम आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखो मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो मिश्र धन है, प्रश्न में बोला हुआ है कि कुछ साधारण ब्याज से कोई धन उधार दिया था, उसका 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ उसने, 2 वर्ष का मिश्र धन है 754 रुपये, तथा अगर ये 3.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता तो इसका मिश्र धन होता 832 रुपये। तो मूलधन तथा दर बताइए। मैं प्रश्न लिख लेता हूँ कि कोई धन है वो उधार दिया गया है कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, तो t बराबर 2 साल। ठीक है, और उसी धन को फिर उधार देता है वो कितने के लिए, 3.5 वर्षों के लिए। तो इस पे कुछ ब्याज मिलेगा और उस ब्याज पे वो ब्याज अगर मूलधन में जुड़ जाएगा तो मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अमाउंट दिया हुआ है, इस केस में क्या अमाउंट है, इस केस में क्या अमाउंट है। अमाउंट कितना कितना दे रखा है, एक तो दे रखा है 754 और 832, 754 और 832 रुपये। अब ये मुझसे बोल रहा है इस केस में आप मुझे P और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही रही है वो मुझे आप बता दीजिए कितनी रही होगी। अब आप इसमें अपनी ट्रिक्स लगा के देख लेना, लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी ट्रिक्स भी होंगी तो हमारी प्रैक्टिस में नहीं होंगी, तो हम जबरदस्ती ट्रिक्स भी याद रखने के लिए दिमाग क्यों लगाए। अगर कोई चीज़ हमें काम आसान कर रही हो तो हम उसे ध्यान रखना, पहले को इसको ध्यान रखने के लिए उसको ध्यान रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बेसिक अप्रोच पे आते हैं। देखो सबसे पहले तो P और R सेम है। यहाँ पे A मतलब क्या, देखो मैं ये जानता हूँ कि A होता है प्रिंसिपल प्लस जो ब्याज आता है वही तो होता है SI। तो ये A1 क्या होगा, A1 होगा P प्लस SI1, और A2 क्या रहा होगा, A2 रहा होगा P प्लस SI2। तो इस केस में जो ब्याज मिला होगा उसको जोड़ दो मूलधन में, और इस केस में जो ब्याज मिला होगा उसको जोड़ दो मूलधन में, तो ये आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, मतलब A2 माइनस A1 करूं, ये माइनस ये, तो माइनस में ये आ रहा है तो ये सब माइनस हो गया, तो ये PP तो कट गए। अब इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा SI2 माइनस SI1, या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ डेल्टा SI। अब डेल्टा SI कितना है, A2 माइनस A1, तो इधर से निकाल लो, तब कितना आया, डेल्टा SI बराबर A2 माइनस A1 कितना है 832 माइनस 754, इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 78।
डेल्टा एस आई कितना आ गया 78। अब इस केस में देखो आपके पास डेल्टा एस आई क्या है, पी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी ही तो बदल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि डेल्टा एस आई बराबर पी आर डेल्टा टी अपॉन 100, ये सूत्र से बोल सकता हूँ। तो इसको करो, तो डेल्टा एस आई कितना है 78, लिख दो 78, 78 बराबर पी नहीं पता, आर नहीं पता, इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, 2 साल 3.5 साल, कितने डेल्टा टी कितना है 1.5 साल, 1.5 साल मतलब 1 से 1/2 मतलब 3/2 ईयर्स, यहाँ पे लिख दो इंटू 3/2/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कितनी बार कट गया, ये इससे कट गया 26 बार, 26 दूनी 52, तो ये 5200, तो P इंटू आर बराबर 5200। ये अब इस एक जगह पे आगे हम अटक गए, अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब क्या करें साहब, अजीब दुविधा में है, अजीब दुविधा में है। तो इस समय आपको क्या करना है, ये पूछ रहा है आपसे मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। तो आपको क्या करना है, अब ये एक समीकरण हमको एक कंक्लूजन पे लेके आइए, क्या कि जो भी मूलधन होगा और जो भी रेट होगी उन दोनों का गुणनफल 5200 होगा। तो अब आपको क्या करना है, चेक फ्रॉम ऑप्शंस। आपको अपने ऑप्शन से चेक करना है, जैसे आपके पास जो भी ऑप्शन होंगे उन दोनों का गुणनफल करो। भाई आपने ऑप्शन ए देखा, उन दोनों का गुणनफल किया, ये पी और आर पूछ रहा है तो ऑप्शन में भी आपको पी और आर की वैल्यू देगा, उनको गुणनफल करो। अब उनका गुणनफल से अगर 5200 आ गया तो ऑप्शन ए आंसर है, अन्यथा इसको क्रॉस कर दो। फिर ऑप्शन बी देखो, उनका गुणनफल करो, आ गया तो ठीक है, जहां आ जाए वहां रुक देना, आंसर ठोक देना। ठीक है ना, तो ये इसका तरीका था। अब इसका सब्जेक्टिव तरीका क्या है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। और हम ऑब्जेक्टिव पे क्यों आए, भले इससे हम कंप्लीट आंसर नहीं निकाल पाए, लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन से चेक करके आंसर देना पड़ेगा। अब एक बार इसका सब्जेक्टिव तरीका देखते हैं हम। देखो ये तो हम जानते ही हैं कि अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा तो ये अमाउंट कितना आया 754, तो ये प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होगा। प्रिंसिपल को लिख देता हूँ मैं P प्लस SI, SI मतलब PRT अपॉन 100, यही तो होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ P, R मुझे नहीं पता, इसके लिए T कितना है, पहले केस के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो इसके लिए कितना है 2 साल, तो बटे इंटू 2/100 बराबर कितना दे रखा है 754, लिख दो 754। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100P प्लस 2PR बराबर, इधर भेज दो इसको 7400। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी चाहें आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अगर मैं P और कॉमन ले लूँ, अगर मैं P को ही कॉमन ले लेता हूँ P, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 100 प्लस 2R बराबर 75400। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार इक्वेशन 2 सेकंड केस के लिए क्या लिख दूं मैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ये 3.5 साल को मैं लिख दूंगा 7/2, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना 60/2/100 कितना है 832, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आया 200, तो मैं इसको लिख दूं 200P प्लस 7PR बराबर, इसको गुणा कर देना इधर, 8 दूनी 16 6400, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे भी मैं P कॉमन ले लूँ 200 प्लस 7R बराबर 1616 6400, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो 2 समीकरण हैं और 2 अननोन है। 2 अननोन क्या है, P और R, इनको सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और आंसर निकल जाएगा। सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करें, सिंपल इन दोनों समीकरण को एक दूसरे से डिवाइड कर दे। जैसे मैं कर लेता हूं यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1, तो देखो जब 2 डिवाइड बाई 1 करूंगा तो मेरे पास क्या है, P 200 प्लस 7R बराबर 166400 डिवाइड बाई 1 कितना है, P 100 प्लस 2R बराबर कितना था 75400, ये P कट जाएगा। अब ये आ गया एक तरीके से। अब आप इसको
सॉल्व कर लो, यहाँ से एक आर निकल जाएगा, आर की वैल्यू किसी में भी पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच थी, आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको हमेशा उस पर जाना है। तो आया था ना पी और आर का गुणनफल 5200, वहाँ जाके ऑप्शन से चेक करना है। तो इसको बताने का तरीका यही था कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपकी ऑब्जेक्टिव की अप्रोच अलग अलग हो सकती है, ट्रिक्स हर जगह फिट नहीं बैठती। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और अगले क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।